आज भी वह नौकरी न मिलने की हताश के साथ घर लौटा। साथ ही गांव से खत आया कि आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पिताजी से अब काम नहीं होता। वहाँ कुछ जल्दी करो, वह यहीं आ जाओ। जो 3-4 बीघा जमीन बची है उसी पर खेती करो, उसी को संभालो। आखिर बिट्टी की शादी भी तो करनी है। अब जल्दी भी कुछ करो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था 3-4 बीघा जमीन क्या होगा। कितनी हसरतों से इधर उधर से कर्ज 5 लाख उसके पिता ने उसे शहर भेजा था कि बेटा पढ़ लिखा तो कोई नौकरी और कर लेगा। बिट्टी की शादी खूब धूमधाम से करेंगे, पर सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता क्या। आखिर मेरे भी कुछ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं। मैं उनसे मुंह तो नहीं मोड़ सकता ना। और कब तक यहाँ नौकरी की तलाश में भटकता रहूंगा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह सोचने लगा, मैं कल ही घर चला जाऊंगा। पर रंजना ख्यालों में अनाम आते ही वह कांप सा गया। क्या कहूंगा रंजना से? क्या मैं उससे अलग रह पाऊंगा? अलग रहने की क्या जरूरत है, वह भी मेरे साथ चलेगी। मन ने सहज से उत्तर दिया, साथ चलोगी? जैसे उसके मन ने प्रति प्रश्न पूछा। मैं उसे क्या दे पाऊंगा? एक उदास बोझिल सी जिंदगी? तो क्या छोड़ दूं? यह सवाल मन में आते ही वह डर सा गया। पर यह तो करना ही पड़ेगा। आखिर मेरे पास है ही क्या जो मैं उसे दे सकता हूँ। उसे अपने से अलग करना ही पड़ेगा। पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। इन्हीं ख्यालों में डूबते उतरते उसे अपनी छाया से डर लगने लगा। कितनी अजीब बात है कि वह अपने आप से ही भयभीत था। उसे ऐसा करने लगने लगा कि खोना ही उसकी नियति है। जो इच्छा उसके मन में पिछले 7 सालों से कायम थी, आज उसी से वह डर रहा था। कोई नदी अविरल कितना बह सकती है। अगर उसकी धारा को समुद्र स्वीकार न करे तो हर चीज की एक सीमा होती है। लग रहा कि वह कमरे में नहीं बल्कि रेत के मैदान में हो रहा। दिमाग में रेगिस्तान याद आते ही उसे वह कहानी याद आ गई। एक मुसाफिर रास्ता भटक कर रेगिस्तान में फंस गया। उसका गला प्यास से सूखा जा रहा था। वह यूं ही बेदम थके कदमों से अपने को घसीटता हुआ चला जा रहा था। वह प्यास से बेहाल होकर गिरने वाला था कि उसे लगा कोई झरना बह रहा है। उसके कदम पुनः शक्ति के साथ उठे। दूर कहीं पानी था। वह तेजी से बढ़ चला। पास जाने पर पता चला कि वह तो मरीचिका थी। निराश थका हारा वह तपती रेत पर घुटनों के बल बैठ गया। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। उसने सोचा शायद उसकी प्यास वहां बुझ जाए। वह झोपड़ी पहुंचते पहुंचते गिरने ही वाला था कि तभी किसी के कोमल हाथ उसे सहारा देकर झोपड़ी के अंदर ले आए और पूछा, ए अजनबी, तू क्यों भटक रहा है? तुझे किसकी चाह है? उसके मुंह से केवल 2 शब्द ही निकले, पानी, प्यासा। इन्हीं शब्दों के साथ वह गिर पड़ा। उस कोमल हाथ वाले व्यक्ति ने अपनी अंजलि में जल भरकर उसे पिलाया। पानी की चंद बूंदे से ही उसे होश आ गया, पर उसकी प्यास अभी बुझी नहीं थी। वह अभी और पानी पीना चाहता था। तभी एक बहसी आवाज उसे कानों में गूंज उठी, कौन और यहाँ क्या कर रहा है? तू किसे पानी पिला रहा है? क्या तुझे पता नहीं है कि यह पानी कितना मुश्किल से यहाँ आता है? इतना कहकर उस बहसी आवाज ने मालिक को उस अजनबी को झोपड़ी से बाहर धकेल दिया और फिर वह उसी रेगिस्तान में भटकने लगा। कहते हैं मरते वक्त उस वक्त के युग के होठों पर यही बात थी कि ए अजनबी, जब तुझे प्यासा ही मारना था तो फिर 2 घुट क्यों पिलाया? कहानी की तरह उसे ही अपना हाल लगा। नहीं, वही तो उस कहानी के 2 पात्र नहीं है और वे कोमल हाथ रंजना ही के तो नहीं जो 2 घुट पिलाकर फिर प्यासा मरेगा इस जन्म में। उसका मन उसके बस में नहीं हो रहा था। वो अपने मन को शांत करने के लिए रैंक से कोई पुस्तक तलाशने लगा। एक पुस्तक निकालकर वह बिस्तर पर लेट गया और किताब के पन्नों को पलटने लगा। तभी पुस्तक से एक सूखा फूल उसकी गिरा। वह जैसे अपने आप से चीख उठा। यार, यादें भी मधुमक्खियों की तरह होती हैं जो पीछा ही नहीं छोड़ती। अतीत की एक घटना आंखों में साकार हो उठी। रंजना का हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसने मुस्कुराकर उसे सफेद गुलाब
यह कहते हुए पकड़ा दिया। मिस्टर अभिषेक, आपके जन्मदिन का तोहफा। अभी ने हंसते हुए रंजना से फूल ले लिया। जानते हो भी मैंने तुम्हें सफेद गुलाब क्यों दिया? क्योंकि इज ए सिंबल ऑफ प्योर स्पिरिचुअल लव। उसने मुड़कर बिस्तर पर देखा तो वही फूल पड़ा था, पर वह सफेद नहीं, सूखकर काला हो चुका था। इसने भी रंग बदल लिया। यह सोचकर वह सा प्योरिटी चेंज ऑन कलर। काला रंग अस्तित्व विहीनता का प्रतीक है, प्रेम के अस्तित्व को कम करने के लिए। जाने क्यों रातें काली होती हैं, जाने क्यों उजाला का कोई अपना रंग नहीं होता। कितनी अजीब बात है कि उजाले में ही सारे रंग दिखाई देते हैं। मुझे भी तो रंजना की आंखों में सारे रंग दिखाई देते हैं, क्योंकि वह सुबह के उजाले की तरह है और मैं काली रात की कालीमा की तरह। मिस्टर अभिषेक, यू आर अलोन विद योर ग्रेट माइंड जैसे शब्दों के सहारे उसने खुद अपनी पीठ थपथपाई, पर हर जगह दिमाग काम नहीं आता। बहुत कुछ ऐसा है प्योर हार्टली में क्यों नहीं कर पाता, क्यों समझ रहा हूँ स्थितियों को, क्यों नहीं बन पाता एक अबोध शिशु जो चांद को भी खिलौना समझ लेने की जिद पर बैठता है। मेरा घर आने वाला है, कब तक साथ चलते रहेंगे? रंजना ने पूछा। हाँ, अभी तक तो। क्या अभी तक? इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही हुआ हंसी। मैं तुम्हारे साथ सदियों तक बिना रुके चल सकती हूँ, समझी? कौन जाने, रंजना ने माथे पर बल डालकर कहा। यह सोचकर कांप सा गया, क्या रंजना अपने भविष्य को जानती थी? कुछ लोग भविष्य के बारे में स्वप्न आते हैं तो कुछ के चेहरे के भाव को देखकर सामने वाले का भविष्य बता देते हैं। रंजना ने भी मुझे पढ़कर बता दिया था, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? उसने सोचा। मैं अपने हाथों से अपने इस सपनों को आग लगाऊंगा। फिर उसे लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा करना ही पड़ेगा और कोई चारा भी तो नहीं है। दीवार पर लटकी घड़ी में घंटे की आवाज से कर घबरा सा गया। उससे हाथों में गीला सापन महसूस हुआ, जैसे उसने अभी रंजना का हाथ छोड़ा और उसकी हथेली की गर्माहट से उसके हाथ में पसीना आ गया। उसने जल्दी से तौलिया उठाया और उंगलियों की एक पोर को रगड़ कर पोंछने लगाकर भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। उसे बराबर अपना हाथ गीला महसूस होता रहा। गीले हाथों से ही तो कच्ची मिट्टी के तनों को संवारा जाता है। उसने अपने हाथों से उस समय की मिट्टी को सजा संवार कर लिया, पर सहेज कर रखने के लिए पका नहीं पाया। मैं क्यों नहीं कर पाया ऐसा? क्यों मैं एक ऐसी सड़क का मुसाफिर बन गया जो कहीं से चलकर कहीं नहीं जा रहा? उसने किताब को अपने से परे किया और बिस्तर पर पड़ी चादर को खुद को सिर से लेकर पांव तक ढक लिया। उसे याद आया कि लाश को भी तो ऐसे ही पूरा ढकते हैं। वो अपने पर हंसा। उसे दम घुटता सा लगा। मुझे यह क्यों नहीं याद आया कि मैं अभी तक जिंदा हूँ? उसे अपने हाथ ठंडे से लगे। वो अपने हाथों के ठंडेपन से परेशान हो उठा। नहीं, मेरा हाथ ठंडा नहीं है। उसे ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म ही होना चाहिए। ठंडे वाले बेवफा होते हैं। रंजन की आवाज उसके कानों में पड़ी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने एक किताब में पढ़ा था, रंजना बोली। क्या किताबों में लिखी सारी बातें सच होती हैं? पर सब गलत भी तो नहीं होती, रंजना जैसे उसके अंदर से ही बोली। नहीं, मेरे हाथ ठंडे कहाँ हैं? उसने फिर छू कर देखा और उठकर बैठ गया। चादर को उसने अपने दोनों हाथों से कसकर लपेट लिया, पर उसे लगा कि उसने अपने दोनों हाथ किसी बर्फ की सिल्ली में डाल दिए हैं। उसने घबराकर चादर उतार दी। क्या मेरे हाथ वाकई ठंडे हैं? पर न होते तो क्या? उसने सोचा। मेरे माथे पर जो ठप्पा लगने वाला है उससे कैसे बच सकता हूँ? मुझे क्या हो रहा है? उसने सोचा। मैं पागल हो रहा हूँ। उसकी आवाज गहरे कुएं से निकल कर आई। तुम तो बिल्कुल पागल हो, रंजना हंसी। क्यों? अरे, यह तक नहीं जानते कि रूठे को कैसे मनाया जाता है? रंजना बोली। मैं क्या जानू, यू नो इज द माई फर्स्ट लव। काश मैं इसी तरह जिंदगी में किसी की खिड़की खोल पाता, उसने कहा। कितनी बातें जीवन में ऐसी होती हैं, शब्दों में नहीं ढाला जा सकता। ये बातें मन के किसी कोने में अपने होने का एहसास दिलाती रहती है।
बस ठीक उसी खिड़की के नीचे कुछ गमले में रखे हुए थे। हर बार बरसात में उन गमलों के फूलों के आसपास अपने आप कुछ उगाता है, जो समय के साथ अपने साथ सूख भी जाता है।